हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ। टॉपिक जो है वो है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। छोटे छोटे टॉपिक है, मिला दिया है मैंने एक में, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने भाषा पढ़ाया है, जिसके कि दो पक्ष बताए हैं, अव्यक्ति और ग्रहण, यानी बोलना और ग्रहण करना, जो भाषा का मूल रूप से जुड़ जाता है। जब तक हम किसी चीज़ को अव्यक्त करेंगे और दूसरा समझेगा नहीं, वो भाषा का रूप प्राप्त नहीं कर सकता। और उसके दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरे लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो है भाषा का मूल रूप होता है, और लिखित भाषा जिसको हम सीखते हैं, सीखे बिना वो भाषा नहीं आ सकती। तो इस तरह से देखा जाए तो इसके दो रूप होते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि सांकेतिक भी होता है, लेकिन आजकल सांकेतिक को भाषा के रूप में न जोड़कर उसे मौखिक भाषा में ही जोड़ दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि वो भाषा के दो ही रूप रह जाते हैं, मौखिक और लिखित। और भाषा का मूल रूप जो है वो मौखिक है। पहले बच्चा बोलना सीखता है, लिखना सीखना तो बाद की बात है। लेकिन जब हम देखते हैं कि भाषाएं बढ़ते बढ़ते हम जितने दूर जाते हैं, भाषा हमारी बदलती जाती है। जब हम कुछ दूर जाते हैं, जब हम अपनी भाषा को लेकर कुछ दूर जाते हैं, उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, खाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो हमारी भाषा में उसके भी शब्द जुड़ने लगते हैं, जो वहाँ की बोलचाल के शब्द होते हैं। तो वो क्या होता है, जो भाषा होती है वो एक मूल होती है, उसकी अनेक बोलियाँ हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम बोली कहते हैं। तो क्या होता है कि जब हम थोड़ी दूर जाते हैं तो वहाँ का वातावरण में परिवर्तन आ जाता है। हो सकता है हम किसी चीज़ को कुछ कह रहे हैं और 8 कोस 10 कोस जाने के बाद उसी चीज़ को कोई और कुछ कहता हो। तो भाषा का जैसे हम वहाँ गए कि हम अपनी भाषा में किसी चीज़ को बोल रहे हैं, लेकिन हम गए तो थोड़ी दूर आगे चले गए, 50-100 किलोमीटर आगे गए। 50-100 किलोमीटर के बाद पता लगा वहाँ के रहने वाले उसी चीज़ को कुछ और बोलते हैं, तो हमने उनके साथ रहकर उस चीज़ को सीख लिया। अब वो हमारी भाषा में जुड़ गया। ऐसे करते करते हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारी भाषा में नए नए शब्द जुड़ते चले जा रहे थे। तो ये हो गया किसी अलग क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का रूप, जिसे हम बोली कहते हैं। अब बोली क्या है? बोली वास्तव में भाषा से ही निकला हुआ एक रूप है। धीरे धीरे बोलियों का जन्म हुआ। सैकड़ों बोलियां में थी। भारत में सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। बोली भाषा का ही एक क्षेत्र विशेष बोली भाषा का ही एक क्षेत्र विशेषीय रूप है। एक भाषा में अनेक बोलियां होती हैं। अनेक बोलियां होती हैं। एक भाषा होती है, उसके अनेक बोलियां होती हैं। लेकिन कुछ बोलियां होती हैं जिसको साहित्य में स्थान मिल जाता है। अगर हम बात करें अवधी की, ब्रज की, तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के इतनी बड़ी रचना की है, ऐसा महाकाव्य लिखा है कि जिसके कारण अवधी को जो एक बोली है, लेकिन साहित्य में स्थान मिल गया। उसी तरह सूरदास जी ने सूरसागर लिखा, ब्रज में लिखा। तो कुछ ऐसी बोलियां जिसको साहित्य में भी स्थान मिल गया है, मैथिली, कोंकणी, हरियाणवी, तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें साहित्यिक रचनाएं होने लगी और धीरे धीरे उनमें उसको साहित्य में स्थान मिल गया। तो ऐसे देखा जाए तो बोलियों का भी महत्व है। बोली की वास्तविक परिभाषा हुई क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को
हम बोली कहते हैं। हम बोली कहते हैं। कहानियों के माध्यम से बोलियों का विस्तार होता गया। अब आज की बात करें तो आज कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिस पे तमाम चलचित्र बनने लगे हैं। हरियाणवी लोकप्रिय होती जा रही है, पंजाबी, सबको देखिए तो क्षेत्र विशेष में जो बोली जाती है वो उसकी लोक भाषा हो जाती है। और उस लोक भाषा में अगर साहित्य रचना करने लगते हैं तो ये साहित्य रचना के माध्यम से ये लोक भाषा लोगों तक पहुंचने लगती है और उसका विस्तार हो जाता है। तुलसीदास जी ने जब कभी रामचरितमानस लिखा होगा तो शायद लोक भाषा का प्रयोग उन्होंने इसीलिए किया होगा कि लोक भाषा में लिखने में ये ज़्यादा ग्राह्य होगा, लोगों को जल्दी समझ में आएगा। तब उस समय खड़ी बोली रूप का बहुत कम प्रचलन था, खड़ी बोली में कम लोग बोलते थे। जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा, जैसे जैसे शिक्षा का माध्यम बढ़ने लगा, लोगों ने पढ़ना लिखना सीख लिया, खड़ी बोली का प्रचार हो गया और धीरे धीरे खड़ी बोली प्रचार प्रसार में आ गई, रचनाएं भी आने लगी। लेकिन रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लोक भाषा में लिखने के पीछे का कारण वही बनाया कि अवधि उस समय उस क्षेत्र विशेष के लोग बहुत अच्छे से जानते थे, अवध क्षेत्र के लोग। तो उन्हें तो ये पता नहीं था कि विश्वव्यापी हो जाएगा कभी। तो उन्हें लगा कि शायद इस लोक भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या होगा कि वो हमारी जो रचना है वो सबको समझ में आएगी, पढ़ी जाएगी, बोली जाएगी, समझी जाएगी, गाई जाएगी, ये चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए संभवतः उन्होंने रामचरितमानस के जो रचना वो अवधि में की। यही चीज़ मानी जा सकती है सूरदास के साथ कि उन्होंने वहाँ के क्षेत्र में, आज भी मथुरा में जाइए तो वहाँ की बोली अलग होती है, वहाँ बच्चे को आज भी लल्ला बोलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्षेत्र विशेष की में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वही हमारी बोली है। और बोली को भी आजकल तो राजभाषा का दर्जा मिला है। तो हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, बंगाली, असमिया, उड़िया, कोंकणी, हरियाणवी, तमाम ऐसी जो क्षेत्र विशेष की भाषाएं हैं इनमें आज इनको स्थान में राजभाषा का दर्जा मिल गया है। और कहीं भी बोला जाए, यहाँ तक कि नोटों पर भी इसकी शैली को लिखा जाने लगा, इसकी भाषा को लिखा जाने लगा ताकि ये सब तक पहुँचे, इसका महत्व बढ़े। तो वास्तव में देखा जाए तो क्षेत्र विशेष की जो भाषा होती है उसे हम बोली कहते हैं। जब यही बोलियां पूरे राष्ट्र द्वारा, अब देखिए क्षेत्र विशेष में आई तो ये बोली हो गई, जब ये खड़ी भाषा में परिवर्तित हो गई तो पूरे राष्ट्र की भाषा हो गई, हिंदी हो गई। तो हिंदी के अंतर्गत ये तमाम बोलियां हैं जिनको कि राज्य, अलग अलग राज्यों में बोली जाती है, पढ़ी जाती हैं, रचनाएं की जाती हैं, गीत गाए जाते हैं ताकि लोग उसे समझें और उसका भी प्रचार प्रसार हो। सिर्फ उसमें प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है, उसके लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बाकी भाषाओं को, बाकी कार्य रचनाएं की जा सकती हैं, बोली जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं, भाषण दिया जा सकता है, गाना सुनाया जा सकता है, सब के, लेकिन उसे वास्तव में लिखित राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए जो सरकारी कार्य होते हैं उनमें उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये भाषा हो गई। और जब इसी आधार पर 1956 में भारत के राज्यों का विभाजन हुआ तो भारत के संविधान में अतिरिक्त जो जितनी भी भाषाएं थी वो सारी भाषाएं इसमें असमिया, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उर्दू, सिंधी सब जो है उसमें बोली जाने लगी और सबको राजभाषा का दर्जा मिल गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो बोली जो होती है वो हमारा एक, हमने अपने छोटे में अपने माताओं से, आपने अपनी दादी नानी से सुना होगा कि 7 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे बानी। तो ये मतलब होता है कि ये पुराने ज़माने से लोग कहते चले आ रहे थे
कि बोली जो होती है कुछ क्षेत्र तक जाने के बाद उसकी बदल जाती है, मिलती रहेगी। जब वो पूरी तरीके से उस क्षेत्र को पार कर जाएगी तो वो भाषा किसी और में तरह की हो जाती है। अब आप यहाँ से चलिए बनारस की बात करें अगर, क्योंकि मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ, तो वाराणसी की बात अगर करूँ तो यहाँ की जो लोक भाषा है भोजपुरी, वो बिहार की भोजपुरी से अलग है। और जैसे ही हम इधर बढ़ेंगे, जौनपुर साइड में जाएंगे, अवध क्षेत्र में जाएंगे, तो ये अवधि में कन्वर्ट होती चली जाएगी, धीरे धीरे अवधि हो जाएगी। और जैसे जैसे हम लखनऊ साइड में जाएंगे, इसमें उर्दू मिश्रित बोली आने लगेगी। लखनऊ साइड में जाएंगे तो उर्दू मिश्रित आने लगती है। तो इस तरह से क्षेत्र विशेष में मैथिल साइड में जाएंगे तो मैथिली जुड़ती रहेगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो पीछे की चीज़ छूटती जाएंगी और आगे की चीज़ जुड़ती जाएंगी। तो एक भाषा के शब्द जो हैं, एक बोली के शब्द जो हैं, वो दूसरी बोली में कुछ कुछ मिलते हैं और कुछ कुछ परिवर्तित होते जाते हैं, और इसी तरह बोलियों का परिवर्तन होता जाता है। राज्य के अंतर्गत कोई दूसरी बोली होती है, दूसरे राज्य में दूसरी होती है, यानी ये लोक भाषा के का दर्जा हम इसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो वास्तव में ये है। अब लिखित भाषा की यदि बात करें तो किसी भी भाषा को यदि मौखिक रूप हमें जानकारी है लेकिन उसकी लिपियों का ज्ञान नहीं होगा तो हम उसे क्या कर सकते हैं, लिखना नहीं सीख सकते। अगर हम हिंदी ही बोलते हैं और हमें हिंदी की लिपि का ज्ञान नहीं है, आपको शायद पता होगा हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि से आई है। संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी ही है, दोनों की लिपि देवनागरी है। इसीलिए हिंदी के संस्कृत के शब्द हिंदी में बोले जाते हैं। और जो आपको मैंने इससे पहले तद्भव और तत्सम शब्द का जब रूप पढ़ा रही थी तो तद्भव और तत्सम पढ़ाया था, वो क्या है, तत्सम संस्कृत रूप है और तद्भव खड़ी बोली का रूप हो गया, बिगड़ा होगा। अगर हम उसे ग्राम कहते थे तो हिंदी में आए तो गांव कहने लगे। तो इस तरीके से जो है वो बोलते बोलते, तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसकी लिपि की ज़रूरत पड़ती है। लिपि का ज्ञान होगा तो हम उसे सीख पाते हैं, लिख पाते हैं। तो भाषा को हम तब तक लिखित रूप प्रदान नहीं कर सकते जब तक हमें उस भाषा का ज्ञान नहीं हो, लिखने का तरीका ना आता हो। अगर मैं कहती हूँ मैं बाजार जाऊँगी, अगर मुझे मैं लिखने ही नहीं आता तो हम उसको कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें उसके वर्ण का ज्ञान लेना पड़ता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों का ज्ञान लेना पड़ेगा, और वर्णों को के ज्ञान को मौखिक के साथ साथ उसके लिखित रूप को पहचानना होगा। तो हम अगर बोलते हैं तो इसीलिए बच्चों को पहले लिखित रूप में पढ़ाने के पहले मौखिक रूप से चीज़ों को कंठस्थ कराया जाता है। जब वो कंठस्थ हो जाता है तब उसको हाथ से कलम पकड़ कर के क बनाना, आ बनाना, म बनाना, प बनाना, वर्णों को सिखाना हम शुरू करते हैं। तब ये लिपि की आवश्यकता होती है, अर्थात भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे हम लिपि कहते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ बोली को यहीं रोकती हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं आपको अब लिपि पढ़ाऊँगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे उत्साह को बढ़ाएंगे। तो इस टॉपिक के भाषा, बोली, व्याकरण, लिपि का जो दूसरा पार्ट है ये यहाँ ख़त्म होता है। इस वीडियो को समाप्त करते हुए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।